दोस्तों एक माफिया गुंडा जो कि अब नेतागिरी पर उतर आया था, उसे अपने पैसे और अपने गुंडों पर बड़ा ही घमंड था। उसका कहना था पूरे पुलिस प्रशासन उसकी जेब में है और इसी घमंड में अपने गुंडों के बल पर गैर कानूनी काम धड़ल्ले से करता था। घमंड इतना कि पुलिस प्रशासन को ही धमकाने लगा था, सरेआम कानून को ललकारने लगा था। लेकिन जब उसका टकराव एक बहादुर जाबाज एसपी से होता है तो उसका सारा साम्राज्य ताश के पत्ते की तरह ढह जाता है, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि जो एसपी साहब सामने खड़े हैं वो खाकी की वर्दी नहीं बल्कि कानून का तूफान पहनते हैं। और एसपी साहब उसे 7 दिन का वक्त देते हैं और कहते हैं कि 7 दिन में मैं तेरा नाम, तेरा रुतबा और तेरी सारी नेतागिरी मिट्टी में मिला दूंगा। अब फिर जो होता है दोस्तों बड़ा ही गजब, बड़ा ही बेहतरीन होता है। आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। बड़ा ही जबरदस्त कहानी है, कैसे अकेले एसपी साहब ने इतने बड़े माफिया का साम्राज्य हिला दिया। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमें काफ़ी मदद करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत बिहार के किशनगंज से होती है। किशनगंज में एक माफिया था, बहुत बड़ा गुंडा था, इसका नाम था मोहम्मद नसीम। हर तरह के गैर कानूनी धंधे वो करता था, क्योंकि किशनगंज जो है बिहार का बंगाल और नेपाल दोनों बॉर्डर से सटा हुआ है। और नसीम का काम सब गैर कानूनी था। नेपाल से गांजा की तस्करी करता था और जब से बिहार में शराबबंदी हुई थी तो बंगाल से शराब की तस्करी करता था। और दोस्तों धीरे धीरे नोटों का अंबार खड़ा कर देता है और इसके साथ साथ अपने गुंडों की फौज भी बढ़ा लेता है। और जब बिहार इलेक्शन आता है तो अपनी नेतागिरी में, अपने इलेक्शन में खड़ा होने का दम भरता है। उसे हारने जीतने का कोई मतलब नहीं था, बस वो नेतागिरी में खड़ा होना चाहता था ताकि लोग उसे नेता के नाम से जाने और उसकी काली कमाई सफ़ेद हो जाए। और दोस्तों ऐसा ही होता है, बिहार इलेक्शन में वो किशनगंज से खड़ा होता है लेकिन हार जाता है। लेकिन उसे हारने कोई मलाल नहीं था, वो अपना गैर कानूनी काम पहले की तरह कर रहा था। आम पब्लिक के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी उसे डरती थी। जहाँ तहाँ वो पुलिस को ललकारने लगता था, उसे हड़का देता था, थप्पड़ मारता था। इसलिए पुलिस वाले भी उसके साथ मिलजुल कर चलते थे। धीरे धीरे उसका गैर कानूनी काम का साम्राज्य बढ़ने लगा और गुंडों की फौज भी बढ़ने लगी। अब उसका मनोबल इतना हाई हो चुका था दोस्तों, जिस चीज़ को जहाँ तहाँ धमकाता था। अब पूरे मार्केट पर, किशनगंज का जो मार्केट था, पूरे मार्केट पर मोहम्मद नसीम का कब्जा था। अब धीरे धीरे वहाँ से वो रंगदारी भी वसूलने लगा था। चाहे वो छोटा दुकानदार हो या बड़ा दुकानदार हो, सबको हफ्ता देना ही पड़ता था। हफ्ता देने से दुकानदार कभी मना नहीं किया, उन्होंने बोला ठीक है, हफ्ता तक तो ठीक है। लेकिन उसके आगे जो काम हुआ दोस्तों, जो दुकानदार की नींव हिला दी। लगभग दुकानदार उसके विरुद्ध खड़े हो गए, क्योंकि मोहम्मद नसीम बिहार में दारू बंद होने के कारण दारू का बड़ा बड़ा खेप लाता था बंगाल से, और उस पर छापा ना पड़े, पुलिस की नज़र ना पड़े, इसलिए वो सब दुकानदार को बोलता था कि तुम लोग दारू की पेटी अपने दुकान में रखो और यहीं से दारू की बिक्री शुरू करो। लेकिन दुकानदार जानते थे कभी न कभी वो पुलिस के जाल में फंस जाएंगे, कोई न कोई मुखबिर बता देगा और फंसने के बाद उनकी दुकानदारी सदा के लिए बंद हो जाएगी। इसलिए शरीफ दुकानदार एक काम के लिए मना कर देते हैं। दोस्तों धीरे धीरे ये बात जंगल में आग की तरफ फैल जाती है। सब दुकानदार एकजुट हो जाते हैं। अब बोलते हैं इस नसीम के चक्कर में हमारा घर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि दारू के चक्कर में हम पकड़े गए तो हमें सज़ा होगी, जेल होगी, पर हमारा दुकान भी बंद हो जाएगा। लेकिन वो खुलेआम मना भी नहीं कर सकते थे। दोस्तों कई दुकानदार मना करने की कोशिश करते हैं तो नसीम के गुंडा उसे धमकाने लगते हैं, उसे पीटते हैं। जब दोस्तों कई तरफ से आवाज़ उठने लगती है, एक दिन मोहम्मद नसीम खुद मार्केट में आता है और सभी दुकानदार को इकट्ठा करके बोलता है कि तुम लोग को यहाँ रहना है या नहीं रहना है। अगर किसी ने मेरा बात काटने की कोशिश की, दारू रखने से मना किया, रात को उसके दुकान में आग लगा दिया जाएगा। कई दुकानदार पुलिस को फ़ोन करते हैं कि नेता हमें धमका रहा है। दोस्तों मौके पर पुलिस इंस्पेक्टर आते हैं अपने पुलिस बल के साथ, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि नसीम भाई गुंडागर्दी ठीक नहीं है, आप खुलेआम ऐसे क्यों धमका रहे हो। लेकिन दोस्तों पैसे और गुंडे के घमंड में मोहम्मद नसीम उस इंस्पेक्टर को कॉलर पकड़ लेता है और उसे ही धमकाने लगता है। अब बोलता है तेरी पुलिसगिरी 2 मिनट में निकाल दूंगा, तुझे यहाँ कोई पहचानने वाला नहीं मिलेगा, तेरी वर्दी कहाँ जाएगी तुझे खुद पता नहीं चलेगा, और तू कहाँ जाएगा, तेरी बीवी बच्चे तुझे ढूंढते रहेंगे। दोस्तों इंस्पेक्टर डर के चुपचाप वहाँ खड़ा हो जाता है। उसके गुंडे उस इंस्पेक्टर पर हंस रहे थे। अपनी बेइज्जती देख इंस्पेक्टर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उस मनहूस घड़ी को कोस रहा था जब वो दुकानदार के बुलावे पे वहाँ आया था। लेकिन दोस्तों इंस्पेक्टर के दिल में आग लग चुकी थी। नेता के जाने के बाद, उसके गुंडे के जाने के बाद वो धीरे धीरे दुकानदारों से संपर्क करता है, उन्हें उस्काता है और उन्हें एकजुट करता है और रात के समय उन्हें लेकर एसपी आवास पे जाता है।
एसपी आवास पर जैसे ही सारे दुकानदार जाते हैं, इंस्पेक्टर साहब भी जाता है, एसपी साहब भी दंग रह जाते हैं। और एसपी साहब थे सागर कुमार, जो किशनगंज के एसपी थे। वो पूछते आखिर माजरा क्या, बात क्या है। जब सारे दुकानदार उन्हें बताते हैं कि साहब अब पानी सर के ऊपर गुजर रहा है, जो ये नेता है मोहम्मद नसीम, ये एक्चुअली नेता नहीं है, ये बहुत बड़ा क्रिमिनल, बहुत बड़ा गुंडा है। इसके ऊपर कई धाराओं में केस दर्ज है। पुलिस को इसकी तलाश थी, लेकिन ये पुलिस के सामने ही घूम रहा है और हम लोग को धमका रहा है कि दुकान में दारू रखना है, गांजा रखना है। हम लोग शरीफ आदमी हैं, शरीफ नागरिक हैं, बाल बच्चेदार हैं, हम ये काम क्यों करें? क्योंकि बिहार सरकार ने दारू बंद कर रखा है। अगर किसी को पता चल गया या हम पकड़े गए तो कल दिन हमारा दुकानदारी समाप्त हो जाएगी, हमें भी जेल जाना पड़ेगा। दोस्तों एसपी साहब काफ़ी गंभीर हो जाते हैं। बोलते ठीक है, आप लोग जाइए, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। और सारे दुकानदार को अपना पर्सनल नंबर देते हैं। अब बोलते हैं जैसे ही नेता नसीम या उसके गुंडे आपको धमकाने आए, हमें कॉल कीजिएगा। उसके जाने के बाद एसपी सागर मोहम्मद नसीम की जन्म कुंडली निकालते हैं। दोस्तों पता चलता है कि मोहम्मद नसीम बहुत बड़ा डकैत था, गुंडा था। और 2024 में बूढ़ा माढ़ी गांव में वो डकैती कर रहा था और पुलिस की टीम पहुंचती है उसकी डकैती को रोकने के लिए। तो दोस्तों पुलिस वाले पर फायरिंग कर देता है और उसके ऊपर ही बम के गोले फेंकता है। उसमें एक पुलिस वाले की हत्या भी हो गई थी, एक पुलिस वाला मारा गया था। पुलिस उसे सरगर्मी से ढूंढ रही थी, लेकिन ये खुलेआम घूम रहा था। आप समझ सकते हैं उसकी सेटिंग कितनी बड़ी थी। दोस्तों फिर क्या था, एसपी सागर कमर कस लेते हैं और ठीक सुबह करीब करीब 10 बजे के आसपास वो अपनी ऑफिस जाने के लिए निकले ही थे, उनके मोबाइल पर रिंग बजता है। जब वो कॉल उठाते हैं तो एक अजनबी नंबर था। वहाँ से बोलता है साहब हम लोग दुकानदार यूनियन से बोल रहे हैं, फिर से गुंडे में धमका रहे हैं दारू रखने के लिए। और आज नेता फिर से आया हुआ है, बड़ा ही घमंड के साथ आया हुआ है, क्योंकि कल उसने इंस्पेक्टर साहब को धमका दिया था। दोस्तों फिर क्या था, एसपी साहब वो इंस्पेक्टर साहब को लेकर अपने पुलिस टीम को लेकर एन मौके पर वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ नेता नसीम भाषण दे रहा था, बोल रहा था कि कल तूने देख लिया ना इंस्पेक्टर का हर्ष क्या हुआ, हमसे पंगा लोगे खाक में मिल जाओगे। कोई दुकानदार दुकानदारी नहीं कर सकता है, जो मेरे खिलाफ जाएगा उसकी दुकान में आग लगा दिया जाएगा, उसकी लाश का भी पता नहीं चलेगा। दोस्तों तभी सायरन बजाती हुई पुलिस की गाड़ियाँ घुसती है। पुलिस की गाड़ी को देखकर वो नेता नसीम डरता नहीं है, बल्कि जोर जोर से हंसने लगता है और आम पब्लिक को सुनाते हुए बोलता है ये सारे पुलिस वाले हमारे जेब में रहते हैं। कल तूने इंस्पेक्टर का हर्ष देखा था और आज फिर देखना। लेकिन दोस्तों आज का माहौल बदला हुआ था। आज जो एसपी साहब आए थे सागर कुमार साहब, उनके दिल के अंदर तूफान था। वो खाकी वर्दी नहीं बल्कि कानून का तूफान पहनते थे। गाड़ी का जेब खुलता है, एसपी साहब जम करके गाड़ी से उतरते हैं और सीधा शेर की तरह चलते हुए मोहम्मद नसीम के पास आते हैं। अब बोलते हैं कि मोहम्मद नसीम तुम्हारी कुंडली मुझे पता चल गई है, अब तुम ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हो, मैं तुम्हें फिर भी 7 दिन की मोहलत देता हूँ। अपने सारे काले कारनामे को समेट लो और आम पब्लिक को डराना बंद कर दो और शरीफ शहरी की तरह जीना शुरू कर दो। हो सकता है तुम्हारे केस कुछ हल्का कर दूँ। दोस्तों ये सुनकर मोहम्मद नसीम हंसने लगता है, बोलता है एसपी तुम नए नए आए हो, तुम अभी मेरे सामने बच्चे हो, तुम्हें पता नहीं कि मैं क्या चीज़ हूँ। एसपी साहब बोलते हैं मैं तुम्हारे बारे में सारा कुछ जानता हूँ, तू पहले डकैती क्या करता था और डकैती करके बहुत पैसा कमाया है और अभी दारू और गांजे का स्मगलिंग करता है। तुम्हें मैं खुला चैलेंज करता हूँ और 7 दिन का वक्त देता हूँ। 7 दिन में अपने काले साम्राज्य को समेट लो, नहीं तो तेरा नाम, तेरा रुतबा, तेरा नेतागिरी सब निकाल दूंगा, सब जमीन के अंदर गाड़ दूंगा, न तू रहेगा न तेरा इतिहास रहेगा। और दोस्तों ये कहकर एसपी साहब वहाँ से चल देते हैं। मोहम्मद नसीम इसको हल्के में लेता है और आम पब्लिक के सामने बोलता है देखा एसपी ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, हमें धमका के चला गया। अरे वो तो इसकी पुलिस की आदत है धमकी देना। आम पब्लिक के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए एसपी यहाँ से चुपचाप चला गया। लेकिन दोस्तों एसपी साहब अपने ऑफिस जाते हैं, अपने अंतर्गत आने वाले पूरे थाने को बुलाते हैं, थाने के जितने भी स्टाफ थे सबके साथ मीटिंग करते हैं और बोलते हैं आज से ही मोहम्मद नसीम की उल्टी गिनती शुरू करो। और दोस्तों नसीम के साथ जितने भी गुंडे जुड़े हुए थे सबकी धड़पकड़ शुरू हो जाती है, क्योंकि मुखबिर तो उन्हें अलर्ट कर ही रहे थे, मुखबिर तो सूचना दे ही रहे थे। अब पूरे दुकानदार एसपी साहब के साथ थे और एसपी साहब गुपचुप तरीके से दुकानदार की भी एक मीटिंग लेते हैं। अब बोलते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो उनके गुंडे के बारे में, उनके काले साम्राज्य के बारे में, उनके जितना भी बेनामी संपत्ति है उसके बारे में आप लोग हमें खबर कीजिए। फिर क्या था दोस्तों, बाकायदा एक कॉल सेंटर बनाया जाता है, वहाँ 3-4 पुलिस वाले की ड्यूटी लगाई जाती है और सबका कंप्लेंट नोट किया जाता है। दोस्तों धड़ाधड़ कॉल आ रहे थे और सब लोग उसके बारे में बता रहे थे कि नेता की अवैध संपत्ति यहाँ है, अवैध बिल्डिंग यहाँ है,
यहाँ पर उसका माल छिपा हुआ है, यहाँ पर दारू छिपा हुआ है। फिर क्या था दोस्तों, सभी गुंडे का नाम उजागर हो जाता है और एसपी साहब धड़ाधड़ रेड मार रहे थे और सभी गुंडे को धड़ाधड़ पकड़ रहे थे। जो पकड़ में आ जाता तो ठीक है, नहीं तो उसका इनकाउंटर कर दिया जाता था, उसके पैरों में गोली मार दी जाती थी। ऑपरेशन लंगड़ा की तरह ये अभियान चलाया गया था और इस अभियान का नाम दिया गया था ऑपरेशन नीट एंड क्लीन। दोस्तों जब गुंडे पकड़े गए, उन्हें 3rd डिग्री दी गई, उनकी धुनाई पिटाई कुटाई हुई, तो वो सब कुछ बकने लगे और अवैध हथियार वहाँ पर बिना लाइसेंस ही चलते थे, सारे की धड़ पकड़ शुरू हुई। सैकड़ों की संख्या में अवैध हथियार गोला बारूद पकड़ा गया और सब में नाम निकल कर आया मोहम्मद नसीम का। दोस्तों दूसरा दिन एसपी साहब कॉल सेंटर से रिपोर्ट मंगवाते हैं और नेता का जहाँ जहाँ अवैध संपत्ति था, जहाँ जहाँ उसने ज़मीन कब्जा किया हुआ था, कहीं बार कहीं रेस्टोरेंट और पता नहीं उसने क्या क्या बना रखा था। दोस्तों बुलडोजर लेके एसपी साहब वहाँ पहुँचते हैं, तहसील के लोग भी वहाँ पहुँचते हैं। जब बिल्कुल वेरीफाई हो जाता है कि ये सरकारी ज़मीन पे है और ये बेनामी है, दोस्तों फिर क्या था, बिना देर किए बुलडोजर वहाँ गरजने लगता है, सारी बेनामी संपत्ति को ज़मीन दोज कर दिया जाता है। दोस्तों जैसे ये बात मोहम्मद नसीम को पता चलती है, वो अपना सिर पीट लेता है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। कहते हैं दोस्तों जब माफिया को घमंड हो जाए और कानून को खुली चुनौती देने लगे, तब एक ईमानदार अफसर का सिर फिर ही जाता है और जब सिर फिरता है तो इतिहास बना देता है और ऐसा ही हो रहा था। दोस्तों इतना कुछ होने के बाद किशनगंज में आम पब्लिक को भी हिम्मत हो जाती है और महिला उत्पीड़न के कई केस वहाँ दर्ज हो जाते हैं जो कि नसीम उसके गुंडों के नाम से थे और वो लोग भी निकल के सामने आते हैं जिसका ज़मीन मोहम्मद नसीम ने हथिया लिया था, वो भी केस अलग से बनता है। जब खोज खबर ली जाती है तो नसीम के करीबी रिश्तेदार जो थे उनके नाम से सारी ज़मीन ली गई थी। ज़मीन को हथियाने के बाद उसके नाम से रजिस्ट्री कर दिया गया था। दोस्तों फिर क्या था, उन सब करीबी को गिरफ्तार किया जाता है। अब उनके करीबी पर भी संकट मंडराने लगे थे। जब करीबी से पूछताछ की जाती है तो करीबी बताते हैं कि हमें कुछ मालूम ही नहीं है, बस हमसे आधार कार्ड पैन कार्ड दिया गया था, हमें कुछ पैसे का लालच दिया गया था, हमें डराया धमकाया गया था। दोस्तों फिर क्या था, उन सब पर भी बुलडोजर चला दिया जाता है। अब मोहम्मद नसीम के कमर टूट चुके थे, उनके सारे गुंडे बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आ चुके थे, उन्हें जेल भेजा जा चुका था। उनके करीबी सहयोगी जो थे उन्हें भी गिरफ्तार किया जा चुका था। उनकी सारी संपत्ति सील हो गई थी या तो बुलडोजर चला दिया गया था। दोस्तों 5वें दिन वो नेता नसीम डर से फरार हो जाता है। अब उसे एहसास होने लगा था कानून की पावर, पुलिस की पावर। लेकिन कहते हैं दोस्तों चोर चोरी छोड़ देता है लेकिन हेरा फेरी नहीं छोड़ता है। बंगाल से उसकी दारू की बड़ी खेप आने वाली थी और उस खेप को अटेंड करने के लिए उसे खुद आना था क्योंकि उसके गुंडे सारे जेल जा चुके थे। और दोस्तों मुखबिर खबर करते हैं एसपी साहब को कि मोहम्मद नसीम अपने दारू की खेप को अटेंड करने आ रहा है। दोस्तों फिर क्या था, रात को ही एसपी सागर कुमार के निर्देश में और पुलिस बल के निर्देश में और डीआईओ की टीम को बुलाया जाता है और एसटीएफ की टीम को भी बुलाया जाता है। एसटीएफ पूर्णिया की टीम आती है और डीआईओ की टीम आती है। एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया जाता है, ऑपरेशन नीट एंड क्लीन। और किशनगंज के ही कोचा धामन थाना क्षेत्र में भवानीपुर रोड पर जो कि मेन हाईवे था, वहाँ पर नाका लगा दिया जाता है और सामने सिर्फ 2 पुलिस वाले खड़े थे। जैसे एहसास हो रहा था कि बिल्कुल साधारण चेकअप हो रही है, रूटीन चेकअप हो रही है। बाकी डीआईओ की टीम और एसटीएफ के जवान छिपे हुए थे खेतों में हाईवे के नीचे और एसपी साहब भी एक जगह छिपे हुए थे। दोस्तों जैसे ही मोहम्मद नसीम गाड़ी आती है, बैरियर को आगे कर दिया जाता है। दोस्तों मोहम्मद नसीम बैरियर को देख के घबरा जाता है, अपने ड्राइवर को बोलता है बैरियर को उड़ा के कैसे ही भाग जाओ। उसका ड्राइवर बोलता है साहब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि बैरियर कई लेयर में लगा हुआ है। अब दोस्तों नसीम पुलिस से घबराने लगा था। कल तक वही नसीम जो पुलिस को धमकी देता था, आज पुलिस वाले की वर्दी देखकर वो डरने लगा था। दोस्तों उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है। जैसे ही उसकी गेट खुलती है, डीआईओ की टीम, एसटीएफ की टीम चारों तरफ से घेर लेते हैं और निकलकर सामने आते हैं एसपी सागर कुमार। बोलते हैं क्यों नसीम, तुम्हें याद है मेरा वादा, मैंने तुम्हें बोला था ना 7 दिन के अंदर तेरा नाम, तेरा रुतबा, तेरी नेतागिरी, तेरा दादागिरी सब मिट्टी में मिला दूंगा। और आज 7वां दिन है और देख तुम मेरे सामने है, तेरा सब कुछ मैंने बर्बाद कर दिया। ये है पुलिस की पावर, ये है कानून की पावर। ये देश संविधान से चलता है, कानून चलता है, न कि नेतागिरी और माफियागिरी चलता है। दोस्तों एसपी साहब इधर उसे डायलॉग सुना रहे थे और इधर नसीम भागने की फिराक में था, लेकिन उसे पता नहीं था कि घेरा बहुत बड़ा है। दोस्तों जैसे ही वो भागना चाहता था तब तक एसटीएफ की टीम और डीआईओ टीम ने अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और वो घायल हो जाता है, उसे पकड़ लिया जाता है क्योंकि एसपी साहब का निर्देश था इसे जिंदा पकड़ना है। कई गोली उसके दोनों पाँव में लगती है और दोनों पाँव सदा के लिए उसको बर्बाद हो जाता है। जिंदगी भर वो अपाहिज की कुर्सी पर बैठा रहेगा। दोस्तों उसके सारे केस खुलते हैं,
2024 वाला केस भी खुलता है जिसमें पुलिस टीम पर उसने गोली चलाई थी, बम बरसाए थे। गांजा तस्करी, महिला उत्पीड़न और शराब का प्लस जमीन घोटाला का सारा केस उस पर लादा जाता है। अब फिलहाल मोहम्मद नसीम जेल में है, पूर्णिया जेल में। अपने उस दिन को कोस रहा है जब उसने पुलिस वाले को हल्के में लिया था, पुलिस की वर्दी का अपमान किया था। कहते हैं दोस्तों, अपराधी कितना ही साथी हो, कितना ही बड़ा हो, एक दिन उसका अंत जरूर होता है। दोस्तों, आपको क्या करना है इस वीडियो पर छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। एसपी सागर साहब के लिए भी जय हिंद जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों, हमें आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। मैं आपका भाई, आपका दोस्त हूँ, हमें सपोर्ट भी कीजिए। दोस्तों, फिर मिलते हैं। अब हमें आज्ञा दीजिए एक शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।